Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. Hello everyone and welcome to Major Kalshi classes. Dear students, आज हमारे साथ हैं संदीप कुमार. संदीप सोनभद्र से हैं और संदीप ने एयरफोर्स का फेज़ 2 और मेडिकल दोनों क्लियर कर लिया है. संदीप की जो जर्नी रही रिटन एग्जाम से लेके मेडिकल क्लियर करने तक की, उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे आज और हम जानेंगे और समझेंगे, सीखेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं रिटन एग्जाम के दौरान, फेज़ 2 के दौरान, और वो चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करें. आज ये टॉपिक रहेगा, ये हमारा टारगेट रहेगा आज के इस बातचीत के सेशन में. तो संदीप, सबसे पहले आपको बहुत सारा कंग्रेचुलेशंस एयरफोर्स में क्वालिफाई करने के लिए. संदीप, आप बेसिकली सोनभद्र से, राइट? यस सर. तो आपका स्कूलिंग वगैरह सब सोनभद्र से हुआ है? यस सर, 10th तक सोनभद्र से हुआ है. उसके बाद 12th मिर्जापुर से. कौन से बोर्ड से, कौन से मीडियम से पढ़े आप? सर हम तो यूपी बोर्ड से ही पूरा. ओके, यूपी बोर्ड से पढ़े, इसीलिए हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे आपके इंग्लिश सब्जेक्ट की जो पिछले एग्जाम में. तो आपका मतलब 12th क्लास कब हुआ संदीप? 12th क्लास 2019 में कंप्लीट हुआ. 2019 में हुआ. और आपने एमकेसी कब ज्वाइन किया? एमकेसी 2019 में ही, जुलाई में. आपने जुलाई में ज्वाइन किया. एयरफोर्स का कोर्स ज्वाइन किया था आपने? यस सर. कितने महीने का? 6 मंथ. 6 मंथ्स का कोर्स आपने एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का ज्वाइन किया था, Yes, राइट? Yes. आपने सितंबर वाला एग्जाम भी दिया था. यस सर. और उस एग्जाम में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? उसमें सर मेरा मैथ और फिजिक्स सही था और इंग्लिश में 8.5 था, तो लगभग इंग्लिश में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, और इसलिए अराउंड पूरा मार्क्स था 35.75 था, जो कि 28 नंबर ही कटा गया था. राइट. तो इंग्लिश में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए. Yes, sir. इंग्लिश क्योंकि आप वैसे भी हिंदी मीडियम से हैं, थोड़ा sir. चैलेंजिंग रहा आपके लिए इंग्लिश सेक्शन. और उसके बाद आपका अगला एग्जाम अभी नवंबर में हुआ है, राइट? यस सर. क्योंकि एग्ज़ाम डिलेड हुआ. Yes. तो इस बार आपने कितने मतलब कितना स्कोर किया है आपने? इस बार मैंने किया है 50.25. 50.25. यस सर. और आप जैसे कि मुझे बता रहे थे आपने एक्स और वाई दोनों में क्वालिफाई किया, Yes, राइट? वाई में कितने रहे मार्क्स आपके? वाई में 31.25. 31.25 आपके वाई ग्रुप में है और एक्स में आपने बताए 50.25. 50.25. तो आप एक्स में काफ़ी ऊपर है कट ऑफ से, राइट? सर. और वाई आपने मतलब जब तैयारी कर रहे थे तो फोकस आपका एक्स पे था, वाई पे था? नहीं, हमारा पूरा फोकस एक्स पर ही था. वाई पर तो मैंने लगभग 2-3 टेस्ट दिया था इसी की तरह से. तो आपने जो प्रैक्टिस टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे, उसके कारण आपका वाई का भी रिवीजन हो रखा था, रीजनिंग अरिथमेटिक की प्रैक्टिस हो रखी थी. तो आपने वाई भी क्वालिफाई कर लिया. हालांकि इस बार एग्जाम काफ़ी टफ था वाई का, देखा है तो रीजनिंग के क्वेश्चन टफ थे, फिर भी आपने क्वालिफाई किया. तो अगर आप एक्स और वाई दोनों में मतलब मान लीजिए कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं तो आपका पहला चॉइस क्या होगा, एक्स या वाई? सर मेरा पहला चॉइस तो एक्स ही रहेगा. एक्स ही रहेगा. Yes, आप एक्स ही ज्वाइन करेंगे, एक्स ज्वाइन करना चाहते थे आप? यस सर. ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्त. तो दोस्त, आपने इस बार जैसे 50 नंबर स्कोर किए हैं ना, काफ़ी ज़्यादा है देखा जाए, 70 में से 50 के ऊपर स्कोर करना. यस सर. तो हम आपके रिटन एग्ज़ाम से शुरू करते हैं. रिटन एग्ज़ाम की तैयारी के वक्त आपको अगर कोई चैलेंजेस आपने फेस किए हों, आपको कुछ अगर टफ लगा हो और आपने उसके लिए जो भी कुछ अलग किया हो, स्पेशल किया हो, ये ऐसा कुछ बताइए हमें. जिसलिए अभी अप्रैल में फिर से एग्जाम है एयरफोर्स का, तो अभी करीबन 2 महीने से ऊपर समय है. तो अभी जो अभी बच्चे बैठने वाले एग्जाम में उनको अच्छा खासा एक फ़ायदा मिल सकता है, राइट? यस सर. तो रिटन एग्जाम में सर मुझे लगता है कि जो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था वो था इंग्लिश. जो मैंने इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस किया. हालांकि जो 2 सब्जेक्ट थे हमारे, मतलब मैथ और फिजिक्स, उस पर भी मैंने रिवीजन करना जारी रखा. और उसके बाद जो है कि इंग्लिश के लिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया. और बीच बीच में जो है कि जो टॉपिक मुझे प्रैक्टिस सेट से पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर है, तो उसके ज़रिए मैं जो है कि उस टॉपिक पर ज़्यादा विषय ध्यान देता था. और सबसे ज़्यादा फोकस भी मैंने जो है वोकैबुलरी पे किया, ताकि मेरा आगे चल करके मतलब स्पीकिंग भी अच्छा हो सके. राइट. यस सर. बहुत सही स्ट्रैटेजी आपने अपनाई. हम हमेशा कहते रहते हैं कि जो प्रैक्टिस सेट हैं, सैम्पल पेपर हैं, जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ हैं आपकी, उसको अटेम्प्ट करने से आपको मालूम पड़ता है कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं. यस सर. और फिर उन्हीं एरियाज पे आप फोकस कर सकते हैं. और आपने बिल्कुल वही स्ट्रैटेजी अपनाई. यस सर. इंग्लिश पे खासा फोकस किया आपने. यस सर. हालांकि आपने मैथ्स और फिजिक्स को भी लाइटली नहीं लिया, बिकॉज आपको इंडिविजुअली तीनों में क्वालिफाई करना था. यस सर. और 50 नंबर मतलब आपने मार्क्स तीनों में अच्छे लिए होंगे. Yes, कितने कितने मार्क्स हैं आपके? हमारा जो इसमें फिजिक्स में है 15.75 है, और जो मैथ में है 19, और इंग्लिश में है 16.75. बहुत बढ़िया. तीनों ही सब्जेक्ट में आपने अच्छा खासा स्कोर किया है. यस. तो रिटन एग्ज़ाम की अगर तैयारी की बात करें, मैथ्स और फिजिक्स, इंग्लिश में बाद में बात करेंगे, मैथ्स फिजिक्स को लेके आप क्या सजेस्ट करेंगे बच्चों को? मैथ फिजिक्स के लिए तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सर ऑल टू ऑल जो आता है वो आता है इंटर लेवल पर. तो मुझे लगता है कि अगर आप इंटर लेवल अच्छे से किए हैं, फिजिक्स और मैथ को अच्छे से पढ़े हैं,
तो यहाँ पर अगर कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ आपको एक शार्ट ट्रिक टाइप का मतलब क्वेश्चन और मतलब उस क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व करें इस पर फोकस करना रहेगा, उसके बाद आसानी से सॉल्व भी किया जा सकता है। तो कुल मिला के 11th-12th का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स और फिजिक्स का, यस सर। उसको आप थोरोली पढ़िए, यस सर। समझिए उसको, और एक एक कॉन्सेप्ट आपके हर चैप्टर के क्लियर हो। यस सर। उसके बाद आती है बारी प्रैक्टिस की। यस सर। क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाएं। यस सर। हमें लगता है कि जो मतलब अगर हम पूरा सब्जेक्ट नहीं भी पढ़े हैं तब भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उससे पता चल पाता है कि किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है और मतलब किस टॉपिक पर, और उसके अलावा जो है कि हमारा जो है पूरा वो रिवीजन भी हो जाता है। और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद हमें लगता है कि उसका जो एनालिसिस है वो महत्वपूर्ण हो जाता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि एनालिसिस करने से कहीं न कहीं पूरा एक मतलब पूरा टॉपिक ही रिवीजन हो जाता है एक बार में। राइट। तो आपका कहना है कि अगर हमने थियरी अलग से नहीं पढ़ी डिटेल में, हम डायरेक्टली क्वेश्चन भी सॉल्व करने लगे और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें हर टॉपिक के, तो वो भी सफिशिएंट है अगर हमने थियरी डिटेल में नहीं पढ़ी तब भी। बट इसके लिए संदीप, मेरा मानना है कि आपके पास जो क्वेश्चन हो, जो क्वेश्चन बैंक हो, उसमें एडिक्वेट नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक हो। क्योंकि मान लीजिए आप एक चैप्टर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन आपको उस चैप्टर के 3-4 जो सब टॉपिक्स हैं उस पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल गए, आपने प्रैक्टिस कर ली, लेकिन कुछ एक आध कॉन्सेप्ट मान लो प्रैक्टिस सेट में नहीं रहे, तो आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए चैप्टर की और थियरी पढ़ना भी मेरे समझ से इम्पॉर्टेंट है। यस सर, वो तो जरूरी है। मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ कि चैप्टर की थ्योरी आप पढ़ते रहें, बीच बीच में टेस्ट भी लगाते रहें, एक दो टेस्ट लगाते रहें। यस सर। टेस्ट प्रेप ऐप अभी मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स को कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है एफओस का, और ऑनलाइन अगर हम प्रैक्टिस करें तो वो बेस्ट प्रैक्टिस है, बिकॉज आपको उतना ही समय मिले जितना वहाँ मिलता है। 20 मिनट का समय मैथ्स के लिए, 20 मिनट का फिजिक्स के लिए और 20 मिनट का इंग्लिश के लिए और 25 मिनट का रागा के लिए। अगर उतना ही समय मिले आपको, तो आपके पास अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो प्रैक्टिस करने के लिए, तो नथिंग बेटर देन दैट। तो इसीलिए ऑनलाइन टेस्ट प्रेप ऐप, MKC का टेस्ट प्रेप ऐप है जो अभी कुछ महीनों पहले लॉन्च हुआ था, और ये आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अंदर मल्टीपल प्रैक्टिस के लिए आपके मल्टीपल सेट्स हैं, मॉक टेस्ट हैं। तो चैप्टर वाइज भी मॉक टेस्ट हैं और पूरे जो एफओस का सिलेबस है उसको लेके भी मॉक टेस्ट है। तो इससे होता है क्या, अगर आप मान लीजिए एक चैप्टर का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो उस चैप्टर से आपको 25 क्वेश्चन अगर मिलते हैं, 25 क्वेश्चन में सारे के सारे टॉपिक, सारे सब टॉपिक्स कवर होंगे उस चैप्टर के। तो एक अच्छी खासी प्रैक्टिस आती है। और क्वेश्चंस का लेवल आपको पता है संदीप कि किस तरह से हम लोग मेंटेन करते हैं कि जो एफओस एग्जाम में आते हैं वही आपको प्रैक्टिस कराए जाएँ, वही आपके बुक्स में भी हैं और वही टेस्ट प्रेप ऐप के अंदर भी हैं। तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं टेस्ट प्रेप ऐप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। यस सर। तो आपका मानना यही है कि भैया प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, वही बेस्ट प्रिपरेशन है। यस सर। मैथ्स और फिजिक्स की अगर किसी चैप्टर से, किसी टॉपिक्स के नाम बताना चाहेंगे आप कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनकी तैयारी ज़्यादा करो, आप ज़्यादा फोकस करो? वैसे तो हमें लगता है सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट उनमें से जो है कि जो हमेशा ही पूछे जाते हैं, मतलब हर बार उसमें से छोड़ा नहीं जाता है, वो प्रोबेबिलिटी हो गई और जो हमारा समित संख्या हो गया। इसके अलावा जो है कि कई टॉपिक्स हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं 11th का है समुच्चय हो गया, सेट्स, रिलेशन एंड जो है कि 12th का अगर देखें तो जो है कि क्रमशः संचय, परमुटेशन, कम्बिनेशन, वैकेंसी। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। राइट। तो कुल मिला के मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकी जो चैप्टर्स आपने बताए, मैट्रिसेस हैं, प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर हैं, स्टैटिस्टिक्स के जितने चैप्टर हैं इनकी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है। यस सर। तो वैसे तो चैप्टर सारे ही 11th-12th के इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ चैप्टर के फिर भी हैं जो क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं हमें लगता है कि सभी चैप्टर मतलब भले ही आप एकदम अच्छे से न पढ़ें, लेकिन सभी चैप्टर जरूर पढ़ें, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आता है। मतलब कभी कभी होता है कि पैराबोला से बहुत ही सरल क्वेश्चन आ जाता है, आपका इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए आ जाता है, तो बहुत ही सरल होता है, तो पूरा पढ़े रहेंगे तो वो हो जाता है। एग्जैक्टली। और बात ऐसे है कि जब एयरफोर्स का आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है तो अलग अलग दिनों में एग्जाम है और एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है। तो अलग अलग शिफ्ट में जो क्वेश्चंस हैं उसमें भी एक वेरिएशन देखा गया है। क्वेश्चंस कई बार डिफरेंट रहते हैं, और अगर 4-5 क्वेश्चन डिफरेंट हैं एक शिफ्ट में और दूसरे शिफ्ट में, और वो क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, तो 4-5 क्वेश्चन आपको बना भी सकते हैं और आपका जो कट ऑफ है उससे कहीं नीचे भी ले जा सकते हैं। तो आपको सारे चैप्टर्स तैयार करने पड़ेंगे। हालांकि आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। यस सर, ये तो है। फिजिक्स को लेके क्या कहेंगे आप? फिजिक्स को लेकर तो सर हमारा उतना ज़्यादा मतलब हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं था, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट उसमें मतलब क्लियर था लगभग। और इसके अलावा जो है मैं कहना चाहूँगा कि मतलब फिजिक्स पर कॉन्सेप्चुअल ध्यान दें। कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हैं, कोई भी मतलब टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें, तो अगर उस पर कॉन्सेप्चुअल ध्यान देंगे तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते भी हैं वहाँ पर, जो कि बहुत ज़्यादा ना ही कैलकुलस होता है, ना ही उसमें कैलकुलेशन बहुत करना है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आता है। और उसके बाद में
जो है अगर आप थोड़ा सा उसमें कंसेप्ट का प्रयोग करेंगे तो डेफिनेटली दैट। तो आपका कहना है कि मैथ्स में बेशक आप प्रैक्टिस सेट लगा के ही सॉल्व कर लें, लेकिन फिजिक्स में थियरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज थियरी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, नहीं क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन रटने से कोई तो फायदा होगा क्वेश्चन रट के और न्यूमेरिकल ही सिर्फ रट के फार्मूला बेस्ड बहुत फायदेमंद नहीं है। और फिजिक्स हमने अक्सर देखा है कि टफ हो जाता है एयरफोर्स के एग्जाम में। इस बार तो वैसे बच्चे बता रहे थे कि बहुत टफ नहीं था, लेकिन अक्सर होता है कि फिजिक्स के क्वेश्चन है काफ़ी टफ हो जाते हैं और मैक्सिमम बच्चे फिजिक्स में ही रह जाते हैं। तो फिजिक्स के सारे चैप्टर्स, सारे कॉन्सेप्ट्स समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए आते हैं इंग्लिश के ऊपर, जो सबसे बबड़ा चैलेंज था आपका। इंग्लिश ने बहुत परेशान किया आपको, इंग्लिश के कारण आप एक बार क्वालिफाई करने से रह गए। आपका जो डिले हो गया 1 साल का, वरना अब तक आप शायद बेलगाम में ऑलरेडी होते। तो इंग्लिश को लेके आप क्या सजेशन देंगे बच्चों को, क्या टिप्स देंगे? मैं सर इंग्लिश के लिए कहना चाहूँगा कि आप कम से कम अगर वो कैब पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे तो ग्रामर भी, मतलब अगर आप उसका अंडरस्टैंडिंग आपके पास है उसकी, तो शायद ग्रामर भी सही हो जाता है। लेकिन ग्रामर हालांकि ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और उसके अलावा वो कैब पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर डेली हम लगभग 20, मतलब मैं तो लगभग 20 वो कैब पर डे लिखता था अपने कॉपी पर, केवल लिखता था, उतना रटता भी नहीं था, लेकिन लिखने से ही वो धीरे धीरे याद हो गया मुझे। और उसके अलावा जो है ग्रामर पर भी फोकस किया, और कॉमन एरर भी अब गलत भी नहीं होता है अब तो। राइट। संदीप, मैं यहाँ पे बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि इंग्लिश का जो अपना एग्ज़ाम है एयरफोर्स एक्स-एन-वाई ग्रुप में, इवन नेवी के अंदर भी, तो आपका जो 12th तक का सिलेबस रहता है, हालांकि आप अगर हिंदी मीडियम से भी हैं तभी भी आप 11th-12th में इंग्लिश तो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? यस सर, इंग्लिश पढ़ते हैं ना। Yes, तो लेकिन जो एकेडमिक्स का जो हमारा सिलेबस होता है उसका और जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, इसमें कोई मेल नहीं है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। आपके जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, जो पैसेजेस हैं, एंटोनिम सिनोनिम है और PQRS है, ये ऐसे क्वेश्चन तो आपके बोर्ड एग्जाम में आते नहीं है। नहीं सर, ऐसे नहीं आते हैं, बट लगभग जो ईडीएम फ्रेज है वो अक्सर बोर्ड एग्जाम में जो आता है उससे फंस जाता है, मतलब जो एक वहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन ईडीएम फ्रेज के बेसिस पे तो हम एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, राइट? तो एक जो डिटेल्ड, एक जो थोरो स्टडी है, जो प्रैक्टिस है इंग्लिश सेक्शन की, आपके एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है कि आपके पास सही रिसोर्सेज हों, आपके पास सही बुक्स हों, सही प्रैक्टिस सेट हो। और आप में से कई बच्चे स्पेशली जो हिंदी मीडियम से हैं, उनके लिए मेरा ये मानना है कि अगर आप एयरफोर्स एक्स-एन-वाई ग्रुप का मेंबर बनते हैं, आप अगर 3 महीने या 6 महीने का कोर्स करते हैं, तो उसके अंदर जो आपको थियरी पहले डिटेल में पढ़ाई जाती है और फिर जो प्रैक्टिस कराई जाती है, इट रियली हेल्प्स यू कि आप कम से कम 14-15 नंबर ले सकें इंग्लिश में। अगर आपका इंग्लिश बहुत कमज़ोर भी, तो अभी 14-15 नंबर ले सकें 20 में से, और वहाँ मैथ्स फिजिक्स में अच्छा स्कोर करके आप कट ऑफ से काफ़ी ऊपर रह सकें। तो ज्वाइनिंग द 3 months और 6 months कोर्स ऑफ एयरफोर्स एक्स-वाई ग्रुप, नेवी, ASR, इंडियन कोस्ट गार्ड इज़ रियली वेरी बेनिफिशियल इन इंश्योरिंग कि आप क्वालिफाई कर पाएँ एयरफोर्स का एग्ज़ाम। तो सर हुआ था, लेकिन उसमें भी मैं फाइनल कट ऑफ में चढ़ा था। किसमें? नेवी SSR। अच्छा, नेवी SSR में 48 मार्क्स था मेरा, और 49 शायद कट ऑफ गया था इस बार। तो जो फरवरी वाला एग्जाम उसकी बात कर रहे हैं आप, राइट? यस सर, उसका मतलब दिल्ली में मेरा जो फिजिकल था हुआ था। अच्छा, तो हाँ, उसमें कट ऑफ यूपी का शायद कुछ स्टार्टिंग में 43 नंबर गया था ना? यस सर, नहीं 45 गया था, 45। अच्छा, रिटर्न एग्जाम का 45 गया था। यस सर। और बाद में 48 हो गया, जब 49 फाइनल कट ऑफ आया 49 हो गया, आप 48 थे। यस सर। राइट, हाँ, 4-5 नंबर तो अक्सर बढ़ता ही है कट ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट बनते बनते। चलिए, आपकी चॉइस क्या थी वैसे, नेवी की एयरफोर्स? सर वैसे तो एयरफोर्स ही थी उसका। चलिए, तो अंत भला तो सब भला। आप अगर नेवी में सेलेक्ट हो जाते उस वक्त, तो आप शायद नेवी में चले गए होते, राइट? तो शायद ये एयरफोर्स वाला मौका रह जाता। तो जो हुआ अच्छा ही हुआ, भगवान ने अच्छा ही किया। तो ये तो हुआ आपका एग्जाम की बात। हम फेज़ 2 की बात करते हैं दोस्त। यस सर। फेज़ 2 से पहले कोई नर्वसनेस था? सर वहीं स्पीकिंग को लेकर, लेकिन मैं स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस पहले से ही जारी कर दिया था। प्रैक्टिस आपने पहले ही जारी कर दी थी क्या, एग्जाम के बाद या रिजल्ट के बाद? नहीं सर, एग्जाम से पहले, जैसे कोरोना काल में था तो मैं अपना प्रैक्टिस किया करता था कुछ। तो आप थोड़ा बहुत जीडी के टॉपिक्स वगैरह की प्रैक्टिस करते थे, इंग्लिश बोलने की, या किसी जैसे लड़के के साथ मैं कर लेता था जो एयरफोर्स की भी तैयारी कर रहा है। अच्छा, आपके साथ जो बच्चे थे? हाँ, मोबाइल से जैसे इंग्लिश में थोड़ा बातें कर लेते थे। राइट, तो आप काफ़ी फोकस थे, लॉकडाउन में घर पे थे, लेकिन आप यस सर, फोन पे। वही चैलेंज था मेरे लिए कि सेकंड फेज फर्स्ट का तो उतना ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं था कि इस बार निकल जाएगा, पता था। अब फेज सेकंड का ही प्रॉब्लम था कि इसका कैसे करें। और फिर आपने GD-SRT का बैच ज्वाइन किया था यहाँ पे रिजल्ट के बाद? यस सर, यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। राइट, तो यहाँ पे भी आपने प्रिपरेशन की थी, प्रैक्टिस की थी? यस सर। यहाँ प्रिपरेशन करके कैसा फील हुआ था आपको? मतलब यहाँ आपको लगा कि प्रैक्टिस करके, प्रिपरेशन करके आपको फ़ायदा मिला, कुछ बड़ा बदलाव आया, क्या एक्सपीरियंस था आपका? हमें लगता है कि यहाँ पर जो है कि आपके पास एकदम, मतलब आप नहीं प्रैक्टिस किए हैं इंग्लिश का और नहीं बोल पा रहे हैं, अगर आप फिर भी प्रैक्टिस यहाँ पर आकर कर रहे हैं, केवल सुन रहे हैं लोगों का, तो कंटेंट तो आपके पास बहुत हो जाएगा, क्योंकि लगभग 100+ स्टूडेंट होते हैं, तो सबका
हम एक ग्रुप में 15 लोग बैठते हैं, तो सबका केवल एक एक कंटेंट हम सुनते हैं, तो बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाता है, वहाँ पर सर्च करने की जरूरत नहीं है गूगल पे, और सभी लोगों का कंटेंट सुनकर ही कंटेंट की जरूरत नहीं होती है। राइट। और दूसरी बात एक कि जब हम बोलते हैं, सुनते हैं और उसके बाद रोज़ लगभग 2 आवर्स प्रैक्टिस करते हैं, तो स्पोकन भी स्पीकिंग जो है ऑटोमेटिकली वो सही हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश की जानकारी तो रहती है पहले से ही ग्रामेटिकली, तो स्पीकिंग भी अच्छी हो जाती है मुझे लगता है। अच्छा, आपने बहुत बड़ी अच्छी बात कही यहाँ पे कि जैसे क्लासरूम में इतने सारे बच्चे हैं, 100 के ऊपर अगर स्टूडेंट्स हैं जीडी स्टडी के बैच में, और 15-15 बच्चों का ग्रुप बन रहा है, सब लोग जीडी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनकी अगर जीडी सुन रहे हैं तो उनके कुछ सेंटेंसेस होंगे, कुछ वर्ड्स होंगे, कुछ फ्रेजेस होंगे जो आप सुन के आपको सीख लेंगे, उनको आगे खुद भी यूज कर सकते हैं। कंटेंट तो बहुत हो जाता है, कंटेंट बहुत होता है, ऊपर से आप अलग अलग टॉपिक्स पे जीडी खुद करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं हम लोग पहले से ही, सर के आने से पहले से हम लोग शुरू कर देते थे प्रैक्टिस करना, और आपको सारे टॉपिक्स वो भी पढ़ाए भी जाते थे, अब्रप्टली लेते थे, सडनली कोई भी टॉपिक ले लेते थे हम लोग, लेकिन वो टॉपिक्स आपको पहले क्लास में पढ़ाए गए थे, राइट? पढ़ाए भी गए थे, कुछ टॉपिक नहीं भी पढ़ाए गए थे, फिर भी हम लोग कर रहे थे अपने से, रैंडम टॉपिक बिना पढ़ाए वाले टॉपिक्स भी आप यहाँ पे टीचर्स ने लिए, हाँ, कुम सर ने प्रैक्टिस में कराया आपको? कुम सर ने कराया था। अच्छा, रैंडम टॉपिक, जो रैंडम टॉपिक अगर कोई मान लो आ गया जो पढ़ाया नहीं गया है क्लास में अब तक, उसकी बाद में क्लास में जो होता था डिस्कशन, उसका मतलब टॉपिक को बाद में पढ़ाते थे दिव्यांशु सर या कुम सर या आपके जो भी फैकल्टी थे जीडी स्टडी के? सर मैं समझा नहीं सर। मतलब मान लो आज एक नया टॉपिक दिया गया आपको ग्रुप डिस्कशन करने के लिए, यस सर, जो टॉपिक क्लास में अब तक पढ़ाया नहीं गया, एक्सप्लेन नहीं किया गया, यस सर, तो जीडी के बाद वो टॉपिक कवर होता था, मतलब उसको एक्सप्लेन करते थे उस टॉपिक को? नहीं सर, मतलब जैसे कि जो टॉपिक नहीं पढ़ाया गया उसको सर लगभग हमें लगता है कि सभी टॉपिक ही पढ़ा दिए गए थे, और उसके बाद में जो है कि वो टॉपिक ऐसे नहीं कवर होता था, ग्रुप डिस्कशन के लिए ही सर बोल देते थे उस टॉपिक पे। अच्छा। और सभी लोग हम लोग करते थे तो उसी में कवर हो जाता था, और स्पेशली उसके लिए कुछ सर करते नहीं थे। अच्छा। अब मतलब ग्रुप डिस्कशन ही करवा दे रहे थे, और सभी के लगभग कोई भी टॉपिक होता था उसके सभी स्टूडेंट्स के पास कुछ ना कुछ उसके बारे में 2-3 कंटेंट थे, 2-3 कंटेंट मतलब अगर 15 स्टूडेंट्स हैं तो लगभग 45 प्लस हो जाएगा कंटेंट। एग्जैक्टली। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे भी रहे जिसकी सिर्फ जीडी में प्रैक्टिस हुई, और बच्चों ने आपस में कंटेंट इतना पैदा कर दिया कि सफिशिएंट हो गया। हाँ, खुद ही बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कंपटीशन जो है यहाँ पर बहुत अच्छा था, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब स्कोर कर दिया, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर जो था प्रैक्टिस मैंने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे लड़के थे, और उनके पास कंटेंट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। राइट। जो कि अन्य जगह से मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा। हाँ, अच्छे लोगों की संगति करेंगे तो कुछ अच्छे सीखने को मिलेगा। यस सर। बहुत बढ़िया। तो आपके बैच में स्टूडेंट और सर कभी कभी तो जैसे कुंभ सर हम लोगों को जो देते थे टॉपिक, वो तो मतलब पूरे ग्रुप में जैसे हम लोग थे 15 लोग 20 लोग, तो उसमें सर सभी स्टूडेंट्स को सडनली टॉपिक देते थे और अलग अलग देते थे सभी को, तो इससे भी मतलब जो भी बोलते थे जैसे बोल दिए वो टॉपिक, तुरंत हमें उस पर ओल्ड एज होम तुरंत हम अपना स्टार्ट कर देते थे, मतलब तुरंत कंटेंट माइंड में आ ही जाता था। तो सर थोड़ा टफ बनाने के लिए, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए ये सब चीज़ें भी करते थे सर। यस सर। बहुत बढ़िया। तो संदीप, आपका फेज़ 2 जब आप देने गए तो वहाँ पे फेज़ 2 जब आप अपीयर हो रहे थे तो पीएफटी में या एसआरटी में, जीडी में आपको कुछ वहाँ पे मतलब डिफ़िकल्टी फेस की आपने सब, या फिर सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया? पीएफटी तो मेरा बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं फेस किया, मतलब स्मूथली ही हुआ, और उसके बाद में नॉर्मल ही हो रहा था सब जो भी था, और उसके बाद जो है एसआरटी भी यहाँ प्रैक्टिस किया था, तो लगभग सब पूरा क्वेश्चन करना ही था, और उसके बाद में जो कि ज़्यादा मतलब कठिन नहीं था, सरल ही था, लगभग एसआरटी भी मेरा हो गया क्लियर। उसके बाद जो है जीडी हुआ। राइट। जीडी में क्या टॉपिक था आपका? क्या सर? जीडी में टॉपिक क्या था आपका? जीडी में हमारा टॉपिक था ई लर्निंग वर्सेस कन्वेंशनल लर्निंग। ओके। प्रैक्टिस की थी इस टॉपिक की पहले आपने? यस सर, यहाँ पे कई बार प्रैक्टिस कर चुके थे हम, बहुत सारे टॉपिक थे वहाँ पर, तीनों जो भी टॉपिक दिया गया था, मतलब 3 जगह ग्रुप बने थे ना, तो 3 जगह हो रहे थे, तो तीनों में मतलब एक जगह एक टॉपिक क्लियर था हर स्टूडेंट्स के लिए। ओके। और दूसरे में दूसरा टॉपिक, तीसरे में तीसरा टॉपिक, और तीनों टॉपिक हम लोग पहले प्रैक्टिस पहले कवर्ड थे। यस सर। तो जीडी में आपको कोई प्रॉब्लम फेस हुई नहीं, आपने प्रैक्टिस कर रखी थी पहले से? यस सर, उससे ज़्यादा। कितने लड़के आपके ग्रुप से सिलेक्ट हुए? हमारे ग्रुप से लगभग 8 to 9 स्टूडेंट्स 8 to 9 सिलेक्ट हुए। अच्छा रहा रेशियो सिलेक्शन का आपके ग्रुप से। तो संदीप, बात करते हैं आपके मेडिकल की। आपका मेडिकल कब और कहाँ हुआ? हमारा मेडिकल 15 फरवरी बरेली में था। बरेली में हुआ। यस सर। मेडिकल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कितने बच्चे सिलेक्ट हुए और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे लगता है सर अराउंड उस दिन मतलब स्टूडेंट्स बहुत ही कम, मतलब वहाँ पर लग रहा है बुलाया गया था, लगभग 28 स्टूडेंट थे, उसमें से 1 एब्सेंट था। 27 उसमें से 13 to 14 स्टूडेंट्स, मतलब 14 to 15 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। ग्रीन कार्ड मिला था। यस सर। आपको भी ग्रीन कार्ड मिला है? यस सर। बहुत बढ़िया। तो आपने कोई प्रिकॉशंस लिए थे वहाँ जाने से पहले कि एंश्योर कि वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ग्रीन कार्ड मिल जाए? कुछ आपने प्रिपरेशन की थी मेडिकल से पहले? इसके लिए सर तो मैंने मेजर कलसी का मतलब मेडिकल करवाया था अपना। प्री मेडिकल कराया था? यस सर, प्री मेडिकल करवाया था, मतलब वो तो मैं जीडी करवाने से पहले ही करवा चुका था। अच्छा। ताकि मतलब 2 महीने में अच्छा कर सकूँ कोई भी। राइट। तो आपने मतलब एडवांस में कर लिया था प्री मेडिकल? यस सर। कि आपको समय मिल जाए कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकें? यस सर। तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं था, डीएनएस की सर बता रहे थे, लेकिन डीएनएस के लिए
मतलब वो बोले कि बहुत ही नॉर्मल है, तो अच्छा। उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे। काफ़ी माइनर था आपका डीएनएस। बहुत ही माइनर था वो सर। सर ने सर्जरी सजेस्ट नहीं की? नहीं सर, सर्जरी भी मेजर शुक्ला सर से बात हुई होगी यस आपने? सर, मेजर शुक्ला सर। उन्होंने कहा कि सर्जरी की जरूरत नहीं है, यस सर। और वैसा ही हुआ। और सब मेरा लगभग और सब सही था, मतलब बहुत परफेक्ट। बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस सर। तो मेडिकल भी आपका क्लियर हो गया है यस सर। और मार्क्स भी आपके अच्छे हैं, यस सर। तो अब आप बस इंतजार करेंगे पीएसएल का और एनरोलमेंट लिस्ट का। यस सर। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ, पिछले कुछ दिनों से बहुत बच्चों की क्वेरी आ रही है कि सर हमारा एज जो है जुलाई से पहले 21 साल हो जा रहा है, क्योंकि आप लोगों ने जब फॉर्म भरा था सर, वो तो है। 2020 में फॉर्म भरा था जनवरी के महीने में, तो उस वक्त ये था कि ये जो साइकिल है ये 1/2021 की है, मतलब जनवरी 2021 में आप लोगों की ज्वाइनिंग होनी थी, लेकिन वो तो अब हुआ नहीं, 6 महीने लेट हो रहा है, ये जुलाई में हो रहा है। Yes, sir. तो कई स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर हम लोग का एज 21 से ऊपर जा रहा है, तो जुलाई में हम लोगों को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज ऑफ एज, ओवर एज। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल सब एलिजिबल हैं। अगर आपने मेडिकल और फेज 2 वगैरह क्वालिफाई कर लिया है तो आप लोग बिल्कुल एलिजिबल हैं। आपका नाम पीएसएल और एनरोलमेंट दोनों में रहेगा, और आप लोग ओवर एज बिल्कुल कंसिडर नहीं होंगे, क्योंकि जब ये फॉर्म आया था तब आप लोग जो ब्रैकेट डेट ऑफ बर्थ का ब्रैकेट था उसमें थे, आप एलिजिबल थे। अब अगर कोरोना की वजह से 6 महीने डिले हुआ है, इसमें आपका कोई सर, फॉल्ट नहीं वहाँ है। पर वन स्टूडेंट था जो कि कमांडिंग अफसर से पूछे था वो सर कि मेरा तो 21 पहले ही हो जा रहा है एनरोलमेंट के पहले। राइट। तो उन्होंने भी कहा कि मतलब वहाँ पर आपको दिया जाएगा रिलैक्सेशन। Exactly. आप अगर फार्म भर दिए हैं तो आप एलिजिबल हैं अंत तक, बिल्कुल, इसमें कोई टेंशन नहीं। ये बात मैंने भी एक्चुअली वेरीफाई की है, तो ये बात आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप सब एलिजिबल हैं। यस सर। तो संदीप, लास्ट में मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहूँगा कि आपने जैसे अभी क्वालिफाई कर लिया सब कुछ, राइट? यस सर। तो ये जो क्रेडिट है इस चीज़ का, पूरे आपके इस सक्सेस का, किसको देना चाहेंगे आप? सर, सबके जो ग्रुप था अलग अलग काम किए सभी ने से, मैं अगर ग्रुप डिस्कशन का कहूँ तो कुंभ सर को देना चाहूँगा। और नहीं, मैं टोटल, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि आप एमकेसी की तारीफ करें, Yes, sir. मैं टोटल आपका ऑनेस्टली ऑनेस्ट ओपिनियन चाहता हूँ कि जैसे आप यार 12th करते हैं, 12th के बाद आप इतनी यंग एज में आप लोग ऐसे क्वालिफाई होते हैं Yes, sir. एक गवर्नमेंट जॉब के लिए। गवर्नमेंट जॉब नहीं कहना चाहिए मुझे, बिकॉज ये आप बच्चों का पैशन रहता है डिफेंस ज्वाइन करना, इट्स नॉट अ जॉब फॉर यू, आई नो दिस वेरी वेल। तो आपने जैसे अभी 12th पास करके यू आर नॉट इवन ग्रेजुएट एंड यू आर गोइंग टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, तो एक बड़ा अचीवमेंट है। आप नॉन ऑफिसर रैंक के तो कोई छोटा प्रोफाइल नहीं है। मैं पर्सनली मानता हूँ कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है आप लोग जो करते हैं। तो इसमें सिर्फ मैं एमकेसी प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहा, इसके पहले भी आपके 11th 12th में 10th में फैमिली में जो टोटल आपका, मतलब आपको जो लगता हो कि जो सपोर्ट मिला, मतलब ऐसा कुछ खास क्रेडिट अगर आप शेयर करना चाहें सर अपने अलावा। जब 10th के नीचे था तो उस समय मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट भैया को मिला, क्योंकि वो मतलब कोई भी क्वेश्चन था तो उनसे मैं पूछ लिया करता था। और उसमें मैं हमेशा टॉप पे रहता था इस क्लास में। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ 10 के बाद तो वो रहते नहीं घर पे, तो माता पिता का सबसे ज़्यादा हेल्प मिला, क्योंकि वो भी यहाँ पर भेजे मुझे। 11 से ही मैं मिर्जापुर में चला आया पढ़ने के लिए। राइट। उसके बाद सर यहाँ पर आया था। आपने कब डिसाइड किया था कि आप एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे, एग्जाम देंगे एयरफोर्स एक्सवाई का? आपको एयरफोर्स एक्सवाई एग्जाम के बारे में कब मालूम पड़ा इसके था? बारे में मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था, तो मैं सिर्फ प्रिपरेशन करा था, अच्छे से पढ़ रहा था 11th 12th। और उसके बाद जो है कि 11th में जब मैं पढ़ा था तभी मुझे इसके बारे में पता चला। कैसे मालूम पड़ा, कहाँ से मालूम पड़ा था आपको कि एयरफोर्स एग्जाम होता है? एक भैया थे मेरे, मतलब वो मतलब रिलेशन के थे, और उन्होंने ही मतलब इसके बारे में बताया था, क्योंकि वो भी फॉर्म भर चुके थे और उनका निकला नहीं था। लेकिन अच्छा, वो इलाहाबाद में भी तैयारी कर चुके थे, हालांकि उसकी तैयारी नहीं किए थे एयरफोर्स की, किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे थे। अच्छा, शायद एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, एयरफोर्स एग्जाम दिए होंगे। इलाहाबाद में आके कई बच्चों को मालूम पड़ता है, बाहर के बच्चों को, कि एयरफोर्स का भी एग्जाम होता है। ये सरप्राइजिंगली अब तो पिछले 1-2 साल में काफ़ी पॉपुलर हो गया है, लेकिन पहले ये थोड़ा पॉपुलरिटी कम थी इस एग्ज़ाम की। तो आपको एमकेसी के बारे में कब और कहाँ से मालूम पड़ा? मैंने तो शुरू में, चूँकि मैंने डिसाइड जब किया कि एनडीए और एयरफोर्स की तैयारी करूँ, तो उसके मतलब मैंने कई कोचिंग सर्च की, जैसे कि भैया से भी पूछा, क्योंकि वो इलाहाबाद रह चुके थे। उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब का सहारा लिया, तो यूट्यूब से ही पता चला सबसे ज़्यादा, मतलब जानकारी जो हुआ से मालूम पड़ा एमकेसी के बारे में। यस सर। एंड यू जॉइंड एमकेसी। And now I will ask you, what is your feedback about MKC after staying here for over 6 months? आपने ऑनलाइन रिटन एग्जाम की तैयारी की, GDSRT की तैयारी की, 2-2 बार आपने अलग-अलग कोर्स बैच के हिस्से रहे। तो अब आपसे अगर मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन मांगूँ आपका about MKC, what would you say? Then in my opinion, sir, MKC is best if you are preparing for the Air Force examination, because any students comes here, then that is given the knowledge about the Air Force examination and about specific Air Force examination, and definitely any type of question will asked in your examination, that is also comes in the MKC books, and about the which has been studied by the teachers, that also question asked in the Air Force examination. And besides it, in my opinion, if I talk about the group discussion, then Kum sir is the best teacher which has cleared my group discussion, and our speaking has also been very good.
राइट आपने बिल्कुल सही बात की संदीप, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है टीचर्स के पास यहाँ पे एयरफोर्स XY के एग्जाम को लेके, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं उसको लेके, तो एक गाइडेंस मिलती है और जो एक मोटिवेशन मिलता है, जो एक प्रैक्टिस मिलती है, आप बड़ी आसानी से रिटन एग्जाम और फेज 2 दोनों क्वालिफाई कर सकते हैं। यस सर। तो संदीप आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस एयरफोर्स का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। यस सर। एंड माय बेस्ट विशेस आर विद यू, नॉट ओनली माइन बट पूरे MKC फैमिली की बेस्ट विशेस है आपके साथ। Yes, आप जाइए, बढ़िया से एयरफोर्स ज्वाइन करिए एंड एक अच्छा एडवेंचरस करियर आप बिताइए एयरफोर्स के साथ आप। यस सर, थैंक यू सर। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.